इंडिया के अपोजिशन के मेन लीडर राहुल गांधी के इस दो लाइन ने इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इन सब चोरों का नाम मोदी 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 कैसे है। राहुल गांधी के इस दो लाइन ने अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर का करियर खत्म कर दिया और उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई। बट क्यों इस तरह का इंसिडेंट सुना सुना सा लगता है? क्योंकि सिमिलरली ही रशिया के अपोजिशन पार्टी के मेन लीडर एलेक्सी नेवली को भी फरवरी 2021 में इसी तरह एंटी करप्शन और प्रोटेस्ट लॉस को वायलेट करने के केस में 2.5 साल की सजा सुनाई गई। और इवन चाइना में भी लुई शियावो, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्हें चाइनीज अथॉरिटीज के अगेंस्ट में बोलने के केस में जेल में डाल दिया गया। अब रशिया और चाइना के इन दोनों कैरेक्टर्स का राहुल गांधी के केस के साथ क्या रिलेशन है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस लॉ को वायलेट करने का केस राहुल गांधी पे चल रहा है, उसे कांग्रेस जब पावर में थी हटाने ही वाली थी, लेकिन अपनी ही पार्टी का विरोध करके राहुल गांधी इस लॉ के सबसे बड़े सपोर्टर में से एक बने। बट ऐसा हुआ क्या कि 2019 में फाइल की गई केस 4 साल बाद खुलती है और 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को एमपी की पोजीशन से हटा दिया जाता है। और वो कौन से लॉज थे जो राहुल गांधी ने तोड़े? इवन आप और मैं भी इन्हें डेली बेसिस पे तोड़ते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। और क्या ये वीडियो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो 2019 में लोकसभा के चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी एक रैली के लिए पहुंचते हैं। उस समय बीजेपी की सरकार थी और काफी सारे बिजनेसमैन स्कैंडल्स करके देश छोड़ के भाग चुके थे। और इसे ही टारगेट करते हुए राहुल गांधी ने इन बिजनेसमैन का कनेक्शन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाने की कोशिश की, जहां राहुल गांधी ने मेनली 2 नाम पे फोकस किया, नीरव मोदी और ललित मोदी। अब कहने को तो ये दोनों ही बिजनेसमैन थे, लेकिन अपने स्कैम के बाद ये दोनों ही इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं। अब इन दोनों स्कैम्स को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। नीरव मोदी 2011 से ही पीएनबी के साथ इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। बेसिकली उन्होंने किया क्या कि फेक गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट की हेल्प से पीएनबी से 1.8 बिलियन का लोन लिया और इस इंडियन करेंसी का यूज करके उन्होंने खूब सारे लग्जूरियस आर्ट वर्क और डायमंड्स खरीद लिए और लंदन के लिए निकल पड़े। अब इस स्कैम के पता चलते ही सबसे पहले पीएनबी ने सीबीआई के पास केस फाइल की। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि पीएनबी के काफी सारे एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व है। चलिए अब देखते हैं ललित मोदी का स्कैम। अब जो लोग आईपीएल देखते हैं वो इस स्कैम को अच्छे से समझ पाएंगे। ललित मोदी फॉर्मर कमिश्नर थे आईपीएल के और उनके पास आईपीएल की काफी सारी पावर्स थी और इन्हीं पावर्स का उन्होंने गलत यूज किया। एक्चुअल में वहाँ हुआ क्या कि आईपीएल में 8 फ्रेंचाइजीज होती है जिनकी प्राइस बीसीसीआई डिसाइड करता है, लेकिन ललित मोदी ने अपनी पावर का यूज करके इनमें से कुछ फ्रेंचाइजीज की प्राइस कम कर दिए, जिससे उनके सिलेक्टिव बिडर्स इन फ्रेंचाइजीज को सस्ते में खरीद पाए। और साथ ही साथ आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को उन्होंने अपने लोगों को काफी कम प्राइस पे दे दिया, जिसकी वजह से बीसीसीआई को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब इस स्कैम के सामने आने के बाद ललित मोदी को अपनी पोजीशन से रिजाइन देना पड़ा और उसके बाद वो भी लंदन निकल जाते हैं। तो चलिए ये तो वो स्कैम्स थे जिन्हें राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन इस देश में किसी स्कैम से बात करना कोई गुनाह तो है नहीं जिससे आप किसी सिटिंग एमपी को लोकसभा से निकाल दे और उन्हें 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक्चुअल में वहां हुआ क्या? अब यहाँ एंट्री होती है पूर्णेश मोदी की, जो कि बीजेपी के एक एमएलए है। मोदी और इन स्कैमर्स के बीच का कनेक्शन राहुल गांधी ने जो समझाया वो पूर्णेश मोदी को सही नहीं लगा और उन्होंने इस पे आपत्ति जताते हुए अप्रैल 2019 में सूरत हाई कोर्ट में राहुल गांधी के अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया, जिसमें पूर्णेश मोदी का कहना था कि राहुल गांधी ने पूरी मोदी कम्युनिटी का अपमान किया है और ये केस मोदी वर्सेस गांधी से ओबीसी वर्सेस गांधी का बन गया, क्योंकि इंडिया में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ओबीसी की कैटेगरी में डाला गया है और मोदी कम्युनिटी, जो कि ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स की प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, वो भी ओबीसी के अंदर ही आते हैं। अब 2021 में सूरत हाई कोर्ट राहुल गांधी पे चल रहे इस डिफेमेशन केस के लिए राहुल गांधी को समन भेजती है, जिसके बाद राहुल गांधी कोर्ट में अपीयर होते हैं और अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी भी कम्युनिटी को अपमानित करने का। वो सिर्फ मोदी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जा रहे स्कैम्स के बारे में लोगों को बताना चाहते थे। अब नॉर्मली इंडिया में और वर्ल्ड भर की डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिशियन पे इस तरह के केसेस चलते रहते हैं और राहुल गांधी के इस केस को इंडिया में इसी तरह देखा भी जा रहा था। लेकिन सडनली 4 साल बाद 23 मार्च 2023 को सूरत हाई कोर्ट राहुल गांधी के इस केस पे रिजल्ट सुना देती है, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल के
लिए इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। चीफ जस्टिस एच वर्मा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना तो देते हैं, लेकिन साथ साथ 1 महीने का बेल भी दे देते हैं, जिसमें वो सूरत हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए इस डिसीजन के अगेंस्ट में किसी हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहला, राहुल गांधी ने जिस लॉ को वायलेट किया यानी डिफेमेशन लॉ, वो एक्चुअल में है क्या, और दूसरा, राहुल गांधी को लोकसभा से निकालने के पीछे का क्या रीजन है। तो चलिए इन दोनों चीजों को भी समझते हैं। अब आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड में डिफेमेशन एक पनिशेबल एक्ट है अंडर सेक्शन 499 एंड 500। अच्छा, आपने डिफेम वर्ड उतना सुना नहीं होगा, तो डिफेम का हिंदी ट्रांसलेशन होता है मालहानि। अब इंडिया में डिफेमेशन के केस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, सिविल ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस। अगर किसी के ऊपर सिविल ऑफेंस का केस चल रहा है तो वो उसे मॉनेटरी अमाउंट देके यानी कुछ माल हानि का अमाउंट देके उसे सॉर्ट आउट कर सकता है। बट वहीं इसके अपोजिट में अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस का केस चल रहा है तो उसके लिए मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है। राहुल गांधी को आईपीसी के इसी सेक्शन 499 एंड 500 के अंदर 2 साल की सजा हुई है। अच्छा, कोर्ट का राहुल गांधी पे दिए गए वर्डिक्ट से पहले कोर्ट का एक स्टेटमेंट है जो कि काफी ज्यादा फनी लेकिन सीरियस है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी उसे जानें। इफ अ माइल्डर पनिशमेंट इज हैंडेड आउट टू द एक्यूज, then a wrong message will go to the public. The purpose of defamation would not be served and anyone would easily defame anyone. मतलब जिस तरह एक गलती की वजह से टीचर एक बच्चे को पनिश करती है ताकि पूरे क्लास में ये मैसेज जाए कि कोई भी बच्चा इस तरह की गलती नहीं करेगा, ठीक उसी तरह कोर्ट ने राहुल गांधी को वो बच्चा बना दिया जो ये मैसेज पूरे इंडिया में फैलाएगा। अब राहुल गांधी पे दिए गए सूरत हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट के आने के बाद 24 घंटे से भी कम के समय में लोकसभा के सेक्रेटरी ने राहुल गांधी को एमपी की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई करने का नोटिस इशू कर दिया। तो सूरत हाई कोर्ट के डिसीजन और राहुल गांधी को लोकसभा से निकालने के पीछे का क्या रिलेशन है? तो इसके पीछे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो ये एक्ट कहता है कि अगर कोई भी पार्लियामेंटेरियन यानी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को तोड़ता है और उसको इसके लिए सजा होती है तो उसे पहले तो एमपी की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और अगले 6 साल तक वो किसी भी चुनाव में लड़ नहीं सकता। लेकिन अगर किसी की किस्मत खराब हो तो राहुल गांधी जैसी हो, क्योंकि यहाँ पे पहले एक सब सेक्शन था और वो ये कहता था कि अगर कोई भी एमपी किसी केस में आरोपित पाया जाता है तो उसे 6 महीने का एक प्रोविजनल पीरियड मिलेगा जिसमें वो अपनी हायर कोर्ट में अपील कर सकता है और इस दौरान वो एमपी की पोजीशन पे भी रह सकता है। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस क्लॉज को कम्प्लीटली हटा दिया, जिसके बाद अपने एमपीज और एमएलए की प्रोटेक्शन के लिए कांग्रेस सरकार 2013 में एक ऑर्डिनेंस के साथ आती है। लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी का विरोध करते हुए इस ऑर्डिनेंस को बीच मीडिया कॉन्फ्रेंस में फाड़ देते हैं। तो क्या राहुल गांधी के पास अब कोई भी चांसेस नहीं है बचने के? क्या उनका पॉलिटिकल करियर कंप्लीटली खत्म हो गया? तो राहुल गांधी के अब कितने चांसेस है बचने के, इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या इससे पहले डिस्क्वालिफिकेशन का ऐसा कोई केस हमारे सामने आया है। अब लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैजल, जिन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है अपने अपोजिशन पार्टी के लीडर का, अब इनको एमपी के पोजीशन से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया जैसा कि हमने राहुल गांधी के केस में देखा। और इसके पीछे कोर्ट ने 2 दलीलें दी। पहला कि री इलेक्शन की कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ेगी और दूसरा इनके सिर्फ 15 महीने बाकी थे। डेफिनेटली ये दोनों रीजंस काफी सफिशिएंट थे जो इनको राहुल गांधी के केस से अलग करती है। अच्छा, 2018 में भी डिफेमेशन का काफी इंटरेस्टिंग केस हमारे सामने आता है जहां फारूक अब्दुल्ला एक नेशनल टेलीविजन के अगेंस्ट में इस तरह का केस फाइल करते हैं, जिसके बाद उस चैनल ने फारूक अब्दुल्ला को एक पब्लिक अपॉलजी दी, साथ ही साथ एक कंपनसेशन अमाउंट भी दिया एंड इन रिटर्न फारूक अब्दुल्ला ने अपना केस वापस ले लिया। लेकिन राहुल गांधी जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उसमें अपॉलजी मानने वाला सिनेरियो काफी मुश्किल है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। एंड फाइनली द बेस्ट ऑप्शन जिसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस जाने वाली है वो है आर्टिकल 136 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सूरत हाई कोर्ट द्वारा दिए गए वर्डिक्ट के अगेंस्ट में अपील डाली जाए। तो चलिए अब मूव करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ।
अब डिफेमेशन लॉ के अगेंस्ट में काफी सारी पब्लिकली डिबेट्स हो चुकी है, जिसमें इसके आर्गुमेंट के तौर पे लोगों का ये कहना है कि सत्ता में रह रही पार्टियां इन लॉज का मिसयूज करती है, जिसमें फ्री स्पीच को रोका जाता है और अपने विरोध में हो रहे हर आवाज को दबाया जाता है। एंड फाइनली इंडिया में भी वो टाइम आ गया है जब हमें इन तरह के लॉज को री एग्जामिन करना चाहिए और इन्हें इंटरनेशनल लेवल के स्टैंड पे भी पहुंचाना चाहिए, जहां सच में ये पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों के काम आए। एंड इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन इंटेंशन यही था कि आपके सामने एक सीक्वेंस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन डाली जाए जो कि फैक्ट बेस्ड हो। तो चलिए फाइनली आपका इस वीडियो पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए, और जेन्युइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।